हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन कार्बीन। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली कार्बीन क्या है। एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और जस्ट लाइक कार्बोकटाइन में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ही होता है। हमने पढ़ा था कि कार्बीन दो टाइप की होती है, बैंड कार्बीन एंड लीनियर कार्बीन। बैंड कार्बीन के बारे में हमने पढ़ा था कि बैंड कार्बीन जो होती है वो sp2 हाइब्रिड होती है। बैंड कार्बन sp2 हाइब्रिड होती है और दो टाइप की पाई जाती है, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। दो टाइप की कार्बन होती है, दैट वाज ट्रिपलेट एंड सिंगलेट कार्बन। और एक हमने पढ़ा था लीनियर, और लीनियर कार्बन सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट फॉर्म में रहती है, ओनली द ट्रिपलेट फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहती है? ट्रिपलेट फॉर्म में। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन के केस में हमने कुछ ऐसा कहा था कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में, कि ट्रिपलेट में अगर हम इस तरह से sp2 और p ऑर्बिटल लें और sp2 और p ऑर्बिटल लें, क्योंकि बैंड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है अपने आप में, तो इसका p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। तो यहां पर अगर हम ट्रिपलेट कार्बन पढ़ रहे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में रहेगा, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, और यहां नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही में रहते हैं। सो दैट अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो वो यहां पर 0 आएगा सिंगलेट के केस में, जबकि यहां पे कितना आएगा? 1 आएगा। सो हमने कहा था कि अगर हम 2s + 1 कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम्स 3 व्हेन 2s + 1 बिकम्स 1। सो 1 की वजह से इसको सिंगलेट कहा था और 3 की वजह से इसको कहा था ट्रिपलेट कहा था। और ये तो लीनियर कार्बन, इसका हाइड्रोजन कितना होता है? sp होता है। इसको भी हमने पढ़ लिया था, ये कुछ इस तरह से यहां पर हाइब्रिडेशन इसका, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे इस टाइप से, और जो ये तो sp हाइब्रिड हो गया। बाकी कितने बचे हुए p ऑर्बिटल थे? 2 p ऑर्बिटल बचे हुए थे। एक p ऑर्बिटल इसमें ऐसे था और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कि अगर हम इसकी भी स्पिन कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा और 2s + 1 कितना आएगा? 3। तो इसीलिए लीनियर कार्बन हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहती है। तो इतना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे देखते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या सिंगलेट कार्बन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और पढ़ेंगे उसका जनरेशन ऑफ कार्बन, कि आप कार्बन को कैसे जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई भी स्पीसीज, कोई एटम या ग्रुप आपके पास दिया जाता है और हमको आइडेंटिफाई वहां पे करना है कि वो कार्बन सिंगलेट होगी या ट्रिपलेट होगी, तो इस टाइप से अगर कोई कार्बन है, कोई भी कार्बन आपके पास दिया गया, ये कार्बन है और इस कार्बन ये कुछ इस तरह से, बेसिकली क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक बॉन्ड है और उससे कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है। कार्बन से अगर कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कार्बन से अगर कोई हेटेरो एटम है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला है कार्बन का, वो CH2 स्टेप से हम लिखते हैं कि कार्बन के पास अगर नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है दो बॉन्ड के साथ, अगर कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उस पर्टिकुलर केस में हम इस कार्बन को कार्बीन कहते हैं। तो हमारे पास अगर एक कार्बन है और कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में कोई हेटेरो एटम है, बेसिकली हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये हेटेरो एटम्स में काउंट होते हैं, जिनको हम किस हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेसिकली स्टेप से पढ़ते हैं कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, फ्यूरान पढ़ते हैं, फ्रिडीन पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि कार्बन को हटाकर इसमें कोई हेटेरो एटम ऐड कर दिया जाता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन है, बट अगर किसी एक कॉर्नर पे आप कार्बन को हटा के वहां नाइट्रोजन को ऐड कर देते हो तो अब ये बेंजीन नहीं रहेगा, ये अभी तो बेंजीन था बट यहां पर ये बेंजीन ना होकर क्या हो जाएगा? प्रिडीन हो जाएगा। और इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और ये जो एटम्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हेटेरो एटम्स। इन एटम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स कहते हैं। सो बेसिकली क्या कहता है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई कार्बन है और उस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में कोई हेटेरो एटम आ जाता है और उस हेटेरो एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो ये कार्बन कार्बन हमेशा अपने आप में सिंगलेट नेचर का होता है। ये कार्बन कार्बन हमेशा अपने आप में कैसा होगा? सिंगलेट नेचर का होगा। कभी भी कार्बन कार्बन के जस्ट एडिशन में अगर कोई हेट्रो एटम आता है, हेट्रो एटम containing lone pair of electron, containing lone pair of electrons, then it always be a singlet carbene. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ ऐसा ले ले, इसके अलावा इसको छोड़कर कोई दूसरा एग्जांपल इस तरह से ले ले, ये तो कार्बन कार्बन के एडिशन में हेट्रो एटम का केस था, कि अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल लेते हो जहां पे स्टेरिक रिपल्शन लग रहा होगा, if the carbene having large group, if the carbene having large group, बात कर रहे हैं हम लार्ज ग्रुप कि अगर आपके पास कोई लार्ज ग्रुप आ जाता है तो क्या होगा? if a carbene having a large group, कोई भी कार्बीन आपके पास है और उस कार्बीन के एडिशन में क्या आ जाता है? कोई लार्ज ग्रुप आ जाता है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर कार्बीन, यानी कि मैं बात करूं कुछ इस तरह से कोई कार्बीन है और उस कार्बीन पर आपके पास क्या आ जाता है? लार्ज ग्रुप आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कार्बन कार्बन है और हमारे पास क्या आगे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, इसके ऊपर हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। दैट मींस क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हमने यहाँ पर? बल्की ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्की ग्रुप लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में जो कार्बीन होगा, ये वाला कार्बीन, ये हमेशा ट्रिपलेट होगा। इस पर्टिकुलर केस में कार्बीन हमेशा क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट केस में बेसिकली क्या होता है, जब हमने बैंड कार्बीन में पढ़ा था सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन, तो कुछ इस तरह से पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिड होता है बैंड कार्बीन, तो यहां पर कार्बन एटम इस तरह से हमने स्ट्रक्चर कुछ बनाया था sp2 हाइब्रिड, और एक p ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट था, एक p ऑर्बिटल यहां पर क्या था? वैकेंट था। यहां पर CH2 बन रहा था, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे CH2, और यहां पर नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे। सो बेसिकली सिंगलेट के केस में क्या होता है? सिंगलेट के केस में कुछ ऐसा था कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के साथ बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज कर रहे थे, और रिपल्शन कॉज करने की वजह से ये अंदर की ओर मूव कर जाते हैं, सो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई दो कार्बन आपको दी जाती है, दो, एक का बॉन्ड एंगल कम और एक का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा वो बेसिकली सिंगलेट कार्बन होती है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन से बचने के लिए ये अंदर की ओर मूव कर जाते हैं, सो दैट एंगल कम हो जाता है। तो जहां पे स्टेरिक रिपल्शन, ये रिपल्शन अगर ज्यादा लग रहा हो तो ये कार्बन कौन सी थी? सिंगलेट कार्बन थी। अगर इसकी जगह पर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से बचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहे, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उस वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाए। ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है, सो दैट अब ये कार्बन सिंगलेट ना रह करके ट्रिपलेट हो जाती है। ये कार्बन अब सिंगलेट ना रह करके ट्रिपलेट कार्बन हो जाती है, और जो अभी तक रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रहा था वो रिपल्शन अब ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब अलग अलग जगह पर है। अभी तक क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में थे, अब ये अनपेयर्ड फॉर्म में है। सो इस पर्टिकुलर केस में रिपल्शन कम हो जाता है। रिपल्शन अगर कम हो जाएगा, लेस रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो कार्बन अपने आप में स्टेबलाइज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन से ज्यादा स्टेबलाइज होती है। सो इस पर्टिकुलर केस में जब कभी भी कार्बन कार्बन में बल्की ग्रुप आएंगे, तो रिपल्शन से बचने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए वो कार्बन ट्रिपलेट फॉर्म में रहती है। सो इसीलिए हेटेरोएटम वाला केस कोई बल्की ग्रुप का केस नहीं था, लोन पेयर का केस था। लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में जैसा रहते तो नॉर्मल सिंगलेट कार्बन, बट अगर लार्ज ग्रुप आ जाता है तो वो कार्बन अपने आप में कैसी रहेगी? ट्रिपलेट कार्बन रहेगी। ये आइडेंटिफिकेशन है एग्जाम में क्वेश्चन पहचानने का, कि जो कार्बन हमको दी जा रही है वो सिंगलेट होने वाली है, ट्रिपलेट होने वाली है। तो लार्ज ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हमेशा क्या होगी? ट्रिपलेट होगी। नाउ वी विल मूव अबाउट द जनरेशन ऑफ कार्बन, कि अब हम पढ़ेंगे कार्बन का जनरेशन।
तो इसमें अलग अलग मेथड से, एग्जाम में अलग अलग मेथड से हमको पूछा जा सकता है, बस हमको पहचानना पड़ेगा कि जो मेथड हमको दिया गया है, जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, वो कौन सा मेथड हो सकता है। नाउ वी मूव फर्दर अबाउट जनरेशन ऑफ कार्बीन। जनरेशन ऑफ कार्बीन, और कार्बीन के जनरेशन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बाय अल्फा एलिमिनेशन। बाय अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन से हम कैसे कार्बीन को बनाएंगे। तो अल्फा एलिमिनेशन बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है, एक सेम कार्बन एटम होगा, उसी एटम से दो ग्रुप एक साथ एलिमिनेट होंगे। एक होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कुछ इस तरीके का होता है कि यहां पर हमारा फंक्शन ग्रुप लगा होगा और यहां पर हमारा एलिमिनेटिंग लिविंग ग्रुप लगा होगा, कुछ इस तरह से। एक एटम यहां होगा, दो एलिमिनेटिंग ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पर होंगे, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर होंगे। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहां से जिस कार्बन एटम पे हेटेरो एटम या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको हम अल्फा कहते हैं और इसके एडिशन वाले को बीटा कहते हैं। कि यहां से ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन जब यहां से बाहर होगा, ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, तो इस तरह से कार्बीन का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर ओनली बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बट हम जो बात कर रहे हैं दैट वाज अल्फा एलिमिनेशन। इस अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, एक कार्बन एटम होगा और इसी पर्टिकुलर कार्बन एटम पर दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप साथ में लगे होंगे। इसी कार्बन एटम से दोनों ग्रुप साथ में निकलेंगे, सो दैट यहां से अगर ये H निकलता है, X यहां पर मूव करेगा कुछ इस तरह से, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं बाय अल्फा एलिमिनेशन, कि अल्फा एलिमिनेशन से आप कार्बीन को कैसे बनाओगे। सो एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं CHCl3। CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। ये क्या ले लिया हमने, क्लोरोफॉर्म ले लिया। एक बहुत ही एनेस्थीसिया होता है, क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है, यानी कि इसको एज अ बेहोशी की जो दवा होती है एनेस्थेटिक, उसकी तरह हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो हमको पता है कि जो Cl होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हैलोजेंस की, हैलोजेंस अपनी नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं सिर्फ Cl की और Cl नेगेटिव की, तो ऑब्वियस है Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ये जितने भी हैलोजन है वो अपनी नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। क्यों ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई भी हैलोजन आप उठा लो तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, सो दैट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो जिस किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सो ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से Cl नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इसीलिए Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि हैलोजन में नेगेटिव पावर के साथ हैलोजन ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। सो इसीलिए जितने भी हैलोजन है वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्यों लिविंग अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएं तो और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। और सबसे बड़ा साइज इसमें किसका होता है, आयोडीन का होता है। और नेगेटिव चार्ज को वो एटम या स्पीसीज ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्प्रेड आउट कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना लार्ज साइज होगा नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा। सो इसीलिए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो होता है हैलोजन के केस में वो आयोडीन होता है, देन ब्रोमीन, देन Cl। तो जितना बड़ा साइज उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो हैलोजन अपने आप में बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें एज कंपेयर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन तो बहुत ज्यादा है, और अगर किसी स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उसकी वो टेंडेंसी होती है कि वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच सकता है। सो दैट इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये जो Cl है ये एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास पुल कर सकता है। सो अब अगर हम यहां पर बेस ले लें, मैं यहां पर एक OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ले लेता हूं।
सो ये अपने आप में क्या है, एक बेस, और बेस की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म अपने आप में एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे नेचर शो करेगा, एसिडिक। ये Cl जो है, ये जितने भी Cl इसके पास लगे हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहे हैं, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की साइड खींचेंगे। सो उस पर्टिकुलर केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिलीज हो सकता है। सो बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही बेस इस प्रोटॉन को लेगा, ये वाला बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, तो यहां से -H2O हो गया, वाटर यहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वाटर यहां से बाहर निकलेगा, सो दैट कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl H पॉजिटिव यहां से बाहर गया था, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट, दैट मींस क्या आया यहां पर, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्योंकि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, कार्बन पर। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Cl बेटर लीविंग ग्रुप से, सो दैट अब क्या होगा, अगेन ये जो Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने की वजह से यहां से Cl बाहर जा सकता है। Cl यहां से बाहर जाएगा इन फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, ज्यादा स्टेबलाइज है, हैलोजन अपनी नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर जाएगा यहां से, सो दैट उस पर्टिकुलर केस में जो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन लेकर जा रहा है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कार्बन अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगा, सो दैट Cl एंड यहां जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे तो ऐसे रहे नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गया, एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ कार्बीन। सो इसीलिए जो कार्बीन अपने आप में बनती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब कार्बीन बनने के बाद उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। सो दिस इज द जनरेशन ऑफ कार्बीन बाय अल्फा एलिमिनेशन। एक आध एग्जांपल और देखते हैं कि हम अल्फा एलिमिनेशन से इसको कैसे बना सकते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये है कुछ इस तरह से, RCH Cl2 हमने लिया हुआ है एलडीए, और एलडीए अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एलडीए बेसिकली क्या है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड, और इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ये N नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये इस तरीके से एलडीए होता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड। दिस वाज अ एलडीए, और एलडीए अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर एलडीए अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहां से कि H को ले लेगा, और ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, कार्बन एटम के ऊपर, सो दैट R सिंगल बॉन्ड Cl एंड यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हेलोजन अपने आप में बेटर लीविंग ग्रुप है, हेलोजन अगर अपने आप में बेटर लीविंग ग्रुप है तो यहां से Cl क्या हो जाएगा, बाहर, Cl यहां से बाहर होगा इन फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, तो दैट क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल, और क्या बनेगा, कार्बीन। सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ कार्बीन। तो इस तरह से अल्फा एलिमिनेशन से कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। सो बाकी के जो फॉर्मेशन है कार्बीन के ऊपर काफी सारे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन होंगे, इसके ऊपर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ में उसकी नेम रिएक्शंस जो बनती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।